बोलो। यस सर, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे बताएं वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, हेडिंग डालो अब। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स है, ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेचर से किस फॉर्म में मेटल ऑकर करते हैं। और इससे पहले नॉन मेटल्स के कुछ कुछ रिएक्शंस देख लो। नॉन मेटल का जैसे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते थे, उसी तरह नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। जनरली एसिडिक बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो एक एसिड मिलता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। बहुत सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं। तुम लोग का एग्जांपल्स लिखा चुके हैं ये सबका, लिखा है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स लिख लो। यस सर। वो प्रीवियस चैप्टर में हम लिखा चुके हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो जनरली हम लोग बोलते हैं एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, जनरली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, SO2, NO2, NO, ठीक है, ये सारे जो है, या SO3 भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक नेचर के हैं, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और बहुत सारे कुछ कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। बता सकते हो इसमें एग्जांपल्स? CO, हाँ का, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये बताए थे ना। वाटर भी एक तरह से ले सकते हो, जैसे एग्जांपल्स बता चुके थे लास्ट क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में ये सारा चीज बताए थे, है ना। यस और नो ये। यस सर। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं एसिडिक इनको क्यों बोला जाता है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे ना तो एक एसिड मिलता है। जैसे CO2 है, इसको तुम पानी में डिसॉल्व करो तो एक एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड मिलता है, H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, है ना। इसलिए नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसको पानी में डिसॉल्व करोगे H2O, तो यहाँ भी एक एसिड मिलता है, और वो एसिड कौन सा है, H2SO3, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे H2O से, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनका जब एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो एक एसिड मिलता है हमको, इसी की वजह से उनको एसिडिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। बात समझ में आ गया। ये SO3 क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, दिख रहा है ना सबको, बोलो स्क्रीन दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, SO2 का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे सल्फर डाइऑक्साइड से तो H2SO3 मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन SO3 का जब तुम वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान रखना, कहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, कहाँ पे सल्फ्यूरिक मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लिया इसको, यस सर। ओके। अब ये इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें क्या है ना कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारा कंबाइंड फॉर्म में तुमको मिलेगा नेचर में। मतलब जो कुछ कुछ मेटल्स ही होते हैं जो कि नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, नेटिव मेटल्स जिसको बोलते हैं। वो लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे एग्जांपल्स ऑफ नेटिव मेटल्स, बताओ तो कौन कौन से मेटल्स हैं जो नेटिव मेटल्स कहलाते हैं। बता सकते हो कोई?
हेलो, बोलो, ये लिखाए भी थे तुम लोग को। नेटिव मेटल्स कौन कौन से होंगे? जो रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम बॉटम में पाए जाते हैं, जो जो मेटल्स, ठीक है, एकदम लास्ट में। रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बॉटम में जो जो मेटल्स होंगे वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो जनरली देखोगे अपने फ्री फॉर्म में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम लोग नेटिव मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बताओ। Gold. गोल्ड, कॉपर, हाँ, सिल्वर। कॉपर नहीं, कॉपर का तो कंपाउंड्स मिलते हैं मेनली, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, AgAu, प्लैटिनम, ये सारे हो गए नेटिव मेटल्स, ठीक। इनके कंपाउंड्स होते हैं, बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं होगा, कंपाउंड होता है, बट जनरली ये नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं इनके, अगर होंगे भी तो, ठीक है। आसानी से इनको, जैसे इनके ऑक्साइड्स अगर तुमको मिलेंगे कहीं पे, तो इनके ऑक्साइड्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, जरा सा हीट कर दोगे तो वो तुरंत अपने मेटल और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एक तो बहुत कम कंपाउंड्स हैं, और कंपाउंड्स होते भी हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, आसानी से वो डिकम्पोज कर जाएंगे। इसके अलावा बाकी अदर मेटल्स जो भी हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देख चुके हैं, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे तो जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी पाए जाएंगे, बहुत सारे मेटल्स जो हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉमन मतलब ओर्स है जनरली, अगर मेटल के ओर्स अगर तुमको मिलेंगे, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, या सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, जनरली हम लोग बोलते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड्स जो है ये इसी फॉर्म में पाए जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे दो टर्म यूज होता है, एक होता है मिनरल्स, एक होता है ओर्स, ठीक है। तो मिनरल और ओर मतलब सोर्स है, ये किसी भी मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मेनली बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। मतलब एक्चुअली जब मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, वो उसके पर्टिकुलर मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके ओर से किया जाता है। तो मिनरल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मिनरल्स आर, डेफिनेशन लिखते जाओ इसके साथ साथ। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, which have a uniform composition, ठीक है। मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसका कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट जो होगा वो यूनिफॉर्म होता है। अब इसमें एक टर्म आता है ओर्स। ओर्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो ओर जो बेसिकली वो एक टाइप ऑफ मिनरल ही है, ठीक है, जिससे कि मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब सारे मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ मिनरल देखोगे उसमें मेटल का परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं होता है, इम्प्योरिटीज ही मेनली रहेंगे। अब ओर्स क्या है एक्चुअली? ओर वैसा मिनरल है जिससे कि मेटल्स को प्रॉफिटेबली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया जा सकता है, उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द मिनरल्स फ्रॉम विच a metal can be profitably extracted are known as ores, ठीक है। समझ में आ गया? दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। चलो ठीक है। तो इसमें जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन जो हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग जो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, जो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत से, उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो शुरुआत का टॉप 5 एलिमेंट्स होगा एल्यूमिनियम तक, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसको हम लोग बोलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो टॉप पे रहेंगे। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, सबसे पहले पोटाशियम आएगा, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या कहलाएंगे?
हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। इसको इसका एक्सट्रैक्शन अलग से पढ़ेंगे हम लोग, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इसको अलग क्लास में रखें हम लोग। इसके बाद ये क्या होगा, इसके नीचे जो आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, बताओ। जिंक। कार्बन। कार्बन आ गया, जिंक, Fe, मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन कहाँ से आ गया, जिंक, Fe, लेड और यही है ना, यही तीनों तो है। इसके बाद हाइड्रोजन, उसके नीचे फिर कॉपर आ जाता है ना, यही है Yes, ना। sir. तो मेनली इनको हम लोग बोलते हैं, ये है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। इसको ये मिडिल ऑफ द सीरीज में पाया जाता है, इसलिए हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और बोलेंगे। और इसके नीचे जो है, ठीक है, इसके नीचे कौन कौन सा आ जाएगा, सबसे लास्ट में जो है, एट द एंड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन से मेटल होंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या कहलाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये तीन कैटेगरी में हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इन तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो देखेंगे, ठीक है, तीनों के लिए कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है मेटल्स का। तो पहले इसको लिख लो लिस्ट, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिए, तीन कैटेगरी बना दिया मेटल्स का। ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या है, किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत, हेलो, लिख लियो यहाँ तक ना। यस सर। चलो अब देखो, मेटल का जब भी एक्सट्रैक्शन ओर से होता है तो उसमें मेनली तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो तीन मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो तीन स्टेप्स देखो कौन कौन से होते हैं, मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। किसी भी मेटल को अगर उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग ये तीन तरीका यूज करते हैं, तीन मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहले उसके ओर का क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन या फिर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। उस ओर में क्या होता है ना, मेटल के ओर में जो रॉ ओर होता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। जो इम्प्योरिटीज होते हैं ना उनको गैंग बोला जाता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, पहला तो ये स्टेप हो गया। इसमें सेकंड स्टेप जो होता है, कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, ठीक है। रॉ मेटल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो कंसंट्रेटेड ओर आया उसको हम लोग फिर रॉ मेटल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, रोस्टिंग हो जाता है, कैल्सिनेशन होता है, तो वो सारा तरीका हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें तीसरा है, जो रॉ क्रूड मेटल हमको ऑब्टेन हुआ, अब उसको लास्ट प्रोसेस में क्या जाता है ना, रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या है, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर, क्योंकि उसमें जो क्रूड मेटल आता है ना उसमें अभी भी बहुत सारे डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। वो सारे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रिकली ही हम लोग रिफाइन करते हैं उस किसी भी मेटल को, तो
रिफाइनिंग प्रोसेस एम्प्लॉय किया जाता है ताकि प्योरिटी उस मेटल का बढ़ाया जा सके। तो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल, ये 3 स्टेप जनरली इन्वॉल्व होते हैं, मेजर स्टेप्स हैं किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है उस ओर का जो कंसंट्रेटेड ओर आया, ठीक है, उसको हम लोग मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा स्टेप में है जो क्रूड मेटल आएगा उसको फिर रिफाइन किया जाता है ताकि उसका प्योरिटी और इंक्रीज कराया जा सके, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स ध्यान रखना है, ये तीनों स्टेप को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीनों स्टेप्स में क्या क्या होता है डिटेल में हम लोग को तीनों स्टेप्स करना है। लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें देखोगे तुम्हारे बुक में सिंपली एक फ्लो चार्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में इस तरह से देखोगे 3 पार्ट, चलो पहले इसको लिख लो, ये तीनों स्टेप लिखो फिर फ्लो चार्ट हम दिखाते हैं। हो गया? यस और नो? लिख लियो ये तीनों ना, बोलो बोलो Yes, जल्दी। चलो देखो, अब फ्लो चार्ट में मेनली क्या होता है ना, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का फ्लो चार्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसमें पहला जो स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद जो है ना, ओर का कंसंट्रेशन मतलब उसके जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उन सबको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ओर क्या हो गया, वो कंसंट्रेट हो गया या फिर एनरिच हो गया, ठीक है। तो जितना भी बाहर से इम्प्योरिटीज था, जैसे बहुत सारे मेटालिक इम्प्योरिटीज भी कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं या फिर मड रहता है उसमें, ठीक है, सैंड रहता है, तो ये सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया गया है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड ओर बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अब जो कंसंट्रेटेड ओर्स आया उसको हम लोग 3 फॉर्म में क्लासिफाई कर दिए मेटल के रिएक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। ये इस तरह से तुम्हारे बुक में भी देखना, ये ऐसा मिलेगा। पहला जो कैटेगरी है ये है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी का, हाईली रिएक्टिव मेटल, जो टॉप के 5 थे ना, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब सेकंड जो कैटेगरी है ये है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो बीच वाले मेटल्स थे, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स वाले, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और तीसरा जो कैटेगरी है ये कौन सा होगा, बताओ? तीसरा कैटेगरी कौन सा होगा? least reactivity, least reactivity metals. मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो एकदम बॉटम में पाया जाता है, ठीक है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कौन कौन सा तरीका, देखो इसके लिए यूज करेंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो टॉप के 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो मेटल्स होंगे, उसका जो ओर्स आएगा ना, उसके ओर्स से जब हम लोग मेटल ऑब्टेन करते हैं ना, तो सिर्फ एक ही तरीका है उसका, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। क्योंकि उसके ओर्स जो होते हैं ना, जो भी कंबाइंड फॉर्म में उसके कंपाउंड्स मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होता है तो उसको हीट भी करोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए उसको डिकम्पोज कराने के लिए। तो इसलिए मेनली उसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है उसके मॉल्टन ओर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, उसके मॉल्टन ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा के ही हम लोग प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो ये तरीका किसके लिए यूज किया जाता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो टॉप के मेटल्स, टॉप के 5 मेटल्स हैं, उनके जनरली कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो उससे अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि
वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। उसको मेटल में रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उनके मोल्टन ओर का, और उसके बाद वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बीच वाला जो है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, जो बीच वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो इनका हम लोग सबसे पहले कंसंट्रेशन कराने के बाद दो प्रोसेस और होता है, कार्बोनेट और, ठीक है। जनरली ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स जो है ना, ये दो ओर्स जनरली इनके पाए जाते हैं, पहला कार्बोनेट के फॉर्म में या फिर दूसरा इनका पाया जाता है सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। मेनली ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड ओर्स। अब इन कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को है ना इसके ऑक्साइड्स में बदला जाता है, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स या फिर सल्फाइड ओर्स जो है इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कराया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना जो है वो आसान होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट या सल्फाइड, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। ये सब पढ़ेंगे हम अभी आगे डिटेल में। कार्बोनेट ओर को जब ऑक्साइड में बदलना है तो उसके लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, और सल्फाइड ओर को जब ऑक्साइड में बदलना है तो उसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स ये दोनों कन्वर्ट हो गए ऑक्साइड ओर्स में, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, वो उसके मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस मेटालिक ऑक्साइड को क्या है ना रिड्यूस करना आसान होता है, तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो उन रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से हम लोग इसको उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं, तो रिडक्शन टू मेटल्स, और उसका ऑक्साइड रिड्यूस होगा तो वो डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन टू मेटल। अब मेटल में रिड्यूस हो गया, इसके बाद फाइनल एक और स्टेप करते हैं हम लोग, ये तो क्रूड मेटल ऑब्टेन हुआ। उसके बाद फाइनली उस मेटल का क्या करना होगा, रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्योरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिडक्शन टू मेटल हो गया, फिर यहाँ पे प्योरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग किसके लिए फॉलो करते हैं, ये सारा प्रोसेस मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के लिए। मतलब मीडियम रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो जनरली तुमको देखोगे या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे या सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इन दोनों ओर्स को पहले इसके ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ऑक्साइड में बदलने का तरीका क्या है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस कराया जाता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये ऑक्साइड में बदले। अब इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करना अब आसान है, तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर उस मेटल का जो ऑब्टेन हुआ है मेटल, उसका रिफाइनिंग करके उसका प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या है ना, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो है जनरली देखोगे ये सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये सल्फाइड ओर्स हैं, तो इनको पहले तुम उसके ऑक्साइड में बदलना होगा। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग करोगे, मतलब जैसे ही हीट करोगे ना उसको, वो डायरेक्टली देखोगे मेटल में ही कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ऑक्साइड ऑक्साइड आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका ऑक्साइड इतना अनस्टेबल होता है कि उसको हीट करोगे डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो गया। और मेटल में कन्वर्ट होने के बाद रिफाइनिंग, ये हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे रिएक्शंस आ रहा है। पहले ये फ्लो चार्ट तुम लोग ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसको समझने में आसान होगा। फिर बुक में भी देखना, ये फ्लो चार्ट तुम्हारा दिया होगा, एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास, दिया हुआ है ये फ्लो चार्ट, यस और नो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है, Yes, sir. ये दिया हुआ है फ्लो चार्ट बुक में, देख लो एक बार, एनसीईआरटी है Yes, ना sir. सब। दिया हुआ है। तो उसमें देख लेना तुम लोग, तो ये समझने में आसान रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुम लोग ऐसे हम लोग एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे, ठीक है। सबका एक एक एग्जाम्पल हमको देखना है, हाई रिएक्टिविटी वाले का, मीडियम रिएक्टिविटी वाले का और लो रिएक्टिविटी का, सब
सब तीनों टाइप का एक एक एग्जाम्पल रिएक्शंस के साथ तुम लोग को बताया जाएगा। तो इसको पहले नोट करो, फिर आगे करते हैं हम लोग। दिख रहा है सबको? लिख लो जल्दी से, हो जाएगा तो बोलना। हो गया? बोलो बोलो जल्दी, ड्रॉ कर लिया ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, ठीक। sir. तो अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा ये तीनों स्टेप हमको एक एक करके सारे तीनों कैटेगरी ऑफ मेटल्स के लिए हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, ये है ओर का कंसंट्रेशन। तो देखेंगे ओर का कंसंट्रेशन कैसे, पहले होता क्या है और कौन कौन से तरीके होते हैं, स्टेप्स जो कंसंट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ओर का कंसंट्रेशन को हम लोग डिफाइन बेसिकली ऐसे कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, ठीक है, गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स या फिर इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ए ओर इज नोन एज, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, और ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोला जाता है इसको, या एनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर बेनिफैक्शन। ठीक है, ये तीनों टर्म यूज किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होते हैं ओर के साथ प्रेजेंट होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए जो जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये कौन कौन से तरीके हैं, डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स होते हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, और डिपेंड करता है कि उस ओर का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर वेरियस मेथड्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है, कौन कौन से मेथड होता है, सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन के लिए, ये होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इसको ग्रेविटी सेपरेशन बोला जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोला जाता है। इसमें अगर देखोगे तुम लोग, ठीक है, होता है, ये नाम से ही पता चल रहा होगा हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब जो ओर है ना, उस ओर को बहुत ही तेजी से, वो जो ओर होता है, ओर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बहुत हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर पास किया जाता है उससे। तो हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर जैसे ही पास करोगे तो उसके साथ क्या होता है ना, जो हैवी ओर्स हैं वो तो वहां सेटल हो जाएंगे। ये जनरली हैवी ओर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो मेटल के हैवी मेटल के ओर्स होंगे वो तो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन जो उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लाइटर इम्प्योरिटीज अगर हैं, तो इम्प्योरिटीज क्या होगा, वो हाई फ्लो ऑफ वाटर के साथ बह के निकल जाएगा। ठीक है, वो उसके फ्लो के साथ निकलते चलेंगे। तो इससे और क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया, हैवी मेटल के ओर्स जो है वो वहीं पे रह जाएंगे, और उसके साथ जो लाइटर इम्प्योरिटीज थे वो पानी के स्ट्रीम के साथ निकल गए। ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। समझ में आया? बोलो। तो Yes. इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं, दिस मेथड, ये बेसिकली किस टाइप के ओर के लिए यूज किया जाता है, हैवी मेटल ओर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि पानी के साथ बहुत हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो अगर पास करोगे तो हैवी मेटल के ओर्स जो है वो उसके साथ नहीं जाते हैं। ठीक है, जो लाइटर इम्प्योरिटीज होता है ना, वो उसके साथ निकल जाएगा पानी के स्ट्रीम के साथ।
जो हैवी मेटल के ओर्स है वो वहीं पे रह जाएगा। तो दिस मेथड कंसंट्रेट्स द ओर बाय पासिंग, ठीक है, इट थ्रू एन upward stream of water where all the lighter particles of gang, ठीक है, gang impurities को बोला जाता है, are separated from the heavier metal ore, ठीक है। इसको बोला जाता है, दिस मेथड इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये पहला तरीका है ओर को कंसंट्रेट करने का, ठीक है। इसके बाद लिख लिया इसको तुम लोग। Yes, sir. सेकंड जो स्टेप होता है ना, सेकंड मेथड जो एम्प्लॉय किया जाता है, ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, ये देखो, ये भी तुमको नाम से पता चल रहा होगा, एक कन्वेयर बेल्ट रहता है, उसमें हम लोग पाउडर्ड ओर ऊपर से डालते हैं। तो ये ओर मेनली किसके लिए यूज होगा? वैसे मेटल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जनरली आयरन के ओर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है ये, है ना। वैसे ओर्स जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो जनरली आयरन के ओर्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होगा, वो इम्प्योरिटीज जो नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से वो क्या होगा, वो उससे दूर जाते जाएगा, ठीक। मुझे एक कन्वेयर बेल्ट रखा जाता है और उस कन्वेयर बेल्ट को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, और जो मैग्नेटिक ओर होंगे, मैग्नेटिक ओर के पार्टिकल्स वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो बाकी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली इम्प्योरिटीज होंगे, वो क्या होंगे, उससे दूर जाते जाएगा। तो इसके इस मेथड के थ्रू क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, गैंग पार्टिकल्स अलग हो गए, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जिसको बोलेंगे, और जो बेसिकली प्योर ओर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें लिख सकते हैं, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें दोनों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, ऑफ आइदर द ओर और द गैंग टू सेपरेट देम, ठीक है। तो या तो गैंग पार्टिकल्स जो होंगे वो मैग्नेटिक होंगे, या तो ओर के पार्टिकल्स मैग्नेटिक होंगे, दोनों में से दोनों के प्रॉपर्टीज डिफर करनी चाहिए। अगर दोनों मैग्नेटिक हो गया तो फिर तो ये तरीका यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। दोनों का प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली डिफरेंट, एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, एक मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, ये सेकंड हो गया कंसंट्रेशन का मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड जो मेथड है ये है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो ये जनरली क्या है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज मेनली यूज टू, देख लो, यूज टू रिमूव गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स, ठीक है। जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए ये मेथड अप्लाई डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। इसका एक जैसे इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग शो करते हैं, ठीक है।
उसका डायग्राम हम बनाते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली होता क्या है। जैसे ये बीकर ले लिए, यहाँ पे कंटेनर है जिसमें फ्लोट फ्लोटेशन कराना है। ठीक है, इसमें ओर को क्या किया जाता है ना, वाटर के साथ मिक्स कर दिया हम लोग, ये ओर प्लस वाटर इसका मिक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इस जगह पे ये इस टाइप का। इस टाइप का एक apparatus यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर पोर्स के साथ है अंदर। ठीक है, पोरस टाइप का apparatus लिया गया, और ये एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। और इस पाइप से हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें एयर ब्लो करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर ब्लो करेंगे हम लोग इसमें, कॉम्प्रेस्ड एयर। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह से ये होल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ही यहाँ पे देखोगे, जैसे ही इसमें एयर हम लोग ब्लो किए ऊपर से, तो एयर ब्लो करेंगे तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। ठीक है, पाइन ऑयल इसमें मिक्स किया जाता है, जो कि एक फ्रोथर की तरह काम करता है, मतलब फ्रोथ जनरेट करने में हेल्प करेगा। फ्रोथ मतलब समझते हो ना, झाग। ऑयल जैसे ही डालोगे उसको बहुत तेजी से अगर घुमाओगे तो देखोगे वहां पे फ्रोथ जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एयर पास किए, एयर की वजह से यहाँ पे देखोगे बबल्स जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। वो एयर जो पास किए हम लोग, वो एयर जो है यहाँ पे पाइन ऑयल के थ्रू जो है वो फ्रोथ को जनरेट करेगा। और जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, तो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं। तो लाइटर ओर्स हैं वो क्या करेंगे, उस बबल्स के साथ या फ्रोथ के साथ वो स्टिक करते हैं। और स्टिक करने पे देखोगे वो क्या हो गया, ऊपर जाके यहाँ सरफेस पे, क्योंकि फ्रोथ तो हल्का है, वो तो टॉप सरफेस पे रहेगा, तो वो जाके वहां पे और पार्टिकल्स जो है उस फ्रोथ के साथ स्टिक करके वो टॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको जनरली तुमको मिलेगा सल्फाइड और के पार्टिकल्स जो कि फ्रोथ के साथ चिपके हुए हैं, सल्फाइड और पार्टिकल्स। तो वो फ्रोथ के साथ चिपक के वो ऊपर चलेगा। ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं तो वो ऊपर चलेगा। और जो हैवियर गैंग पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज उसके साथ अटैच्ड होगा, वो इम्प्योरिटीज देखोगे वो नीचे जाके सेटल हो गया है। ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स जो है ना, जिसको गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं, तो वो तो फ्रोथ के साथ नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज देखोगे हैवियर होने की वजह से वो क्या है, नीचे जाके वो सेटल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये गैंग पार्टिकल्स है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा और जो है वो सेपरेट हो गया। ये फ्रोथ को हम लोग फिर वाप क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, बाहर करके उसको ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई कर दोगे तो जितना भी फ्रोथ था वो सारा डिसअपेयर हो जाएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा उसमें, सल्फाइड और के पार्टिकल्स बच जाएंगे। समझ में आया बात? तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको समझने में आसानी होगा। इसमें बेसिकली बहुत सारा टर्म्स आता है, फ्रोथर होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, ये सबका काम क्या है। और एक स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं फ्रोथ को स्टेबलाइज करने का, क्योंकि फ्रोथ देखोगे आप धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आगे, तो वो फ्रोथ अपने आप डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, तो उसके फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए एक एजेंट डाला जाता है जिसको फ्रोथ स्टेबलाइजर्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर लिया जाता है। ठीक है, द ओर इज पाउडर्ड एंड ए सस्पेंशन इज क्रिएटेड। उस ओर का मिक्सचर क्रिएट किया जाता है वाटर के साथ। सस्पेंशन इज क्रिएटेड इन वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ उस ओर को मिक्स करके एक सस्पेंशन टाइप का कुछ बना दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, टू दिस कलेक्टर्स एंड
कलेक्टर्स एंड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है। कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, ठीक है, आर एडेड। और उसमें फिर क्या किया जाता है, कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर को ऐड किया जाता है। कलेक्टर का काम क्या है, ठीक है, कलेक्टर बेसिकली सब्सटेंस होता है। कलेक्टर जो है उसमें मेनली पाइन ऑयल यूज किया जाता है एज ए कलेक्टर, पाइन ऑयल्स, या फिर एक और सब्सटेंस होता है फैटी एसिड्स, ये सारे यूज किए जाते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉन वेटेबिलिटी WETT है, ऑफ द metal part of the ore and allows it to form a froth, ठीक है। तो कलेक्टर वो पाइन ऑयल जो ऐड किया उसमें हम लोग, उसका काम क्या है, वो फ्रोथ के जनरेशन में हेल्प करता है। और वो जो मेटालिक ओर्स है ना, वो उसको जो है उसके नॉन वेटेबिलिटी बिहेवियर को उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, उसको वेट नहीं होने देता है, समझ रहे हो, ताकि वो फ्रोथ के साथ चिपक के वो ऊपर चला जाए। तो कलेक्टर का काम क्या है, वो जनरेशन ऑफ फ्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा सब्सटेंस यूज किया जाता है यहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, ठीक है। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स में हम लोग यूज करते हैं जनरली, एग्जांपल्स ध्यान रखना, क्रिसॉल्स हो गया या एनिलीन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसका काम क्या है, फ्रोथ को स्टेबलाइज करके रखना, फ्रोथ को बना के रखना, ठीक है। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स हेल्प्स टू सस्टेन द फ्रोथ, फ्रोथ को बचा के रखता है, ठीक है। तो ये काम है यहाँ पे कलेक्टर्स और फ्लोथ स्टेबलाइजर्स का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ऑयल जो हम लोग ऐड किए हैं, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल क्या करेगा, द ऑयल वेट्स द मेटल, ऑयल के साथ क्या चिपकेगा, मेटालिक पार्ट, जो ओर के पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं, वो उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। द ऑयल वेट्स द मेटल एंड द वाटर वेट्स द गैंग। ऑयल के साथ कौन चिपकेगा, मेटालिक पार्टिकल्स, जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के साथ चिपक गया। और वाटर जो है वो किसको वेट करेगा, गैंग पार्टिकल्स को। तो देखोगे गैंग पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे जाकर सेटल होते जाता है, और जो लाइटर ओर के पार्टिकल्स थे, मेटालिक ओर के पार्टिकल्स, वो उस फ्रोथ के साथ चिपक के वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। और वो फ्रोथ जो ऊपर जनरेट हुआ है, इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, और उसके बाद ड्राई करके उसके बाद मेटल को रिकवर कर लिया जाता है वहां से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द फ्रोथी मेटल is skimmed ऑफ द टॉप, ठीक है, टॉप से उसको रिमूव कर किया जाता है, एंड ड्राइड टू रिकवर द मेटल, ठीक है। तो मेटल को रिकवर करने, ड्राई करके मेटल को रिकवर कर लिया जाता है वहां से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो इसमें बेसिकली तुमको ये ध्यान रखना है, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, कौन से ओर्स के लिए, किस टाइप के ओर्स के लिए किया जाता है, बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर। ग्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेसिकली किस टाइप के और के लिए हम लोग करते हैं अप्लाई, सल्फाइड। सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए। अब ये ध्यान रखना है, उसके बाद इसमें कौन कौन से हम लोग
केमिकल्स ऐड करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस ऐड करते हैं। एक कलेक्टर हो गया और दूसरा फ्रोथ स्टेबलाइजर हो गया। ठीक है, इसका काम क्या क्या है, ये उसका लिखा गया फंक्शन दोनों का। ठीक है, और सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, जैसे ही एयर ब्लो करोगे तो वहां पे फ्रोथ जनरेट होगा। फ्रोथ जनरेट होगा तो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स जो हैं उस फ्रोथ के साथ स्टिक करके वो ऊपर चला जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो हैवी इम्प्योरिटीज होते हैं, वो पानी के साथ स्टिक करके वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ऊपर का जो टॉप लेयर फ्रोथी लेयर जो बनता है उसको हम लोग वापस फिर बाद में सेपरेट कर लेते हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको ऊपर से रिमूव करके ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई करने पे क्या हो जाएगा, वहां से हमको मेटालिक ओर्स जो है ना, जो मेटल कंटेनिंग ओर्स है वो वहां से मिल जाएंगे हमको। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। देख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को। लिख लो इसको, इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस। ठीक है, पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। लिख चुके हो उसको पूरा? हेलो, लिख लियो पूरा उसके बारे में? Yes, sir. पूरा कंप्लीट हो गया ना? देख लो एक बार, जो जो नहीं लिखे हो कंप्लीट कर लो। हो गया? हेलो, यस सर। लिख चुके हो सब? देख लो एक बार अच्छे से। ये क्लियर है ना? इसमें कुछ पूछना है फ्रोथ फ्लोटेशन में? No, sir. No. पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? Yes. मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आया? किस टाइप के Yes. ओर के लिए यूज करेंगे, किस टाइप के ओर के लिए करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, बताओ, कोई भी बताओ। सर जो आयरन पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है। हाँ, बेसिकली उसी के लिए करते हैं ताकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, और जो उसके साथ इम्प्योरिटीज रहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट के थ्रू, तो वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन ये किस टाइप के ओर के लिए करेंगे हम लोग? जनरली हैवियर ओर्स के लिए किया जाता है। मतलब ये अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब वाटर ऊपर के स्ट्रीम की तरफ, मतलब अपवर्ड स्ट्रीम वाटर का पास कराया जाता है ओर से। तो उसमें जो लाइटर इम्प्योरिटीज होंगे ना वो वाटर के स्ट्रीम के साथ तो निकल जाएंगे, लेकिन जो हैवियर ओर के पार्टिकल्स होंगे वो वहीं वहीं पे बचा हुआ रहेगा। तो जनरली हैवी मेटल ओर्स के लिए ग्रेविटी सेपरेशन वाला मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले जितने भी ओर्स हैं उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन है। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। एक और है कंसंट्रेशन का प्रोसेस जिसको लीचिंग बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस जो है ये है लीचिंग। तो लीचिंग बेसिकली क्या होता है ना, कि ये उन ओर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे मेनली एल्यूमिनियम के ओर को कंसंट्रेट करने के लिए ये लीचिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो लीचिंग इज यूज्ड, हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन द ओर इज soluble इन a solvent।
किसी सॉल्वेंट में और बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा ना, तो फिर ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम का जो होता है एक्सट्रैक्शन, उसके लिए एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है NaOH। तो NaOH का सॉल्यूशन जो है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH यूज किया जाता है। और एल्यूमिनियम का पाउडर्ड ओर यूज किया जाता है। तो पाउडर्ड ओर जैसे ही NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्ट करके वो क्या होता है, वो उसमें पूरा डिसॉल्व कर जाता है। तो एल्यूमिनियम, जो प्योर एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होंगे, प्योर एल्यूमिनियम के ओर्स जो होंगे उसमें, वो तो NaOH में डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज जो होंगे ना, वो NaOH में डिसॉल्व नहीं करता है। तो देखोगे इम्प्योरिटीज नीचे जाके वो सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाएंगे। तो जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज क्या हो गया, वो उससे सेपरेट हो गया, और NaOH से वो रिएक्ट करके वो उसमें डिसॉल्व करके एक नया केमिकल बना लिया। अब उसको फिर हम लोग हीट करके वापस से उसके प्योर ओर्स को रिकवर कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ओर इज dissolved इन ए केमिकल, ठीक है। यूजुअली वो केमिकल क्या होता है, यूजुअली ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH। जनरली ये यूज करते हैं हम लोग NaOH का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ये NaOH का सॉल्यूशन क्या करता है ना, दिस सॉल्यूशन dissolves the metal, dissolves the metal in the ore। मेटल को वो डिसॉल्व कर लेगा, एंड इट कैन बी extracted and separated from the gang particles by extracting the solution। ठीक है, तो ये हो गया लीचिंग। तो बेसिकली लीचिंग जो है, एल्यूमिनियम का जो कॉमन ओर है, वो देखो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, सबसे कॉमन ओर होता है वो बॉक्साइट ओर है। तो एल्यूमिनियम मेटल को बॉक्साइट ओर के थ्रू जब कंसंट्रेट किया जाता है, तो ये लीचिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो, एल्यूमिनियम मेटल, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, Al2O3 होता है बॉक्साइट, हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, तो लीचिंग बेसिकली उस टाइप के ओर के लिए हम लोग यूज करेंगे जो किसी सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पर जनरली स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन NaOH का यूज किया जाता है, और एल्यूमिनियम मेटल के लिए बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो NaOH में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसका रिएक्शन, पढ़े हैं या नहीं, याद है एल्यूमिनियम प्लस NaOH वाला प्रोडक्ट, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, याद है। ये आंसर बताओ तो तुम लोग, Al प्लस NaOH क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्लस H2O। प्रोडक्ट बताओ तो कोई भी। हेलो, ये रिएक्शन पढ़े थे या नहीं हम लोग प्रीवियस चैप्टर में, बोलो। Al प्लस NaOH प्लस H2O, आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। तो इसका प्रोडक्ट बताओ तुम लोग। NaAlO2।
NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस ना। Yes, sir. H2 gas. ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन कराया था तो हाइड्रोजन गैस था। यहाँ पे एक ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का जब रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पे NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट तो बनता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, यहाँ पे वाटर निकलता है। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में वाटर निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ना Al2O3, ऑलरेडी डिस्कस Yes, किए थे हम sir. लोग। एसिड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो यहाँ जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है तो ये कौन सा नेचर शो कर रहा है बताओ तो। Al2O3 एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है या बेसिक बिहेवियर। एसिडिक, क्योंकि NaOH जो है ये तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन है, तो ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। और वो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होकर सॉल्ट प्लस वाटर जैसा सीन है। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है और प्लस H2O। ठीक है, तो देख लो ये सारे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के तरीके हैं। ये 4 मेथड तुम लोग को बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे पहला ग्रेविटी सेपरेशन वाला, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और चौथा लीचिंग। ठीक है, बेसिकली ये 4 मेथड यूज किए जाते हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हुआ बताओ तो कोई, बोलो। ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब क्या हो रहा है। Enrichment of ore. एनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है ना, जैसे सैंड हो गया, मड हो गया, या फिर बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में कुछ कुछ मेटल इम्प्योरिटीज रहते हैं। ठीक है, 2-3 मेटल कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, तो उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इसके लिए बेसिकली ये 4 मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग तरीका यहाँ पे जान गए कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसके बाद बाकी 2 स्टेप्स और बचा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल एंड उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर या फिर क्रूड मेटल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तुम लोग ये पूरा लिख लियो, यहाँ तक देख लो एक बार अच्छे से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सारा मेथड लिख चुके हो, यस सर। Yes. पूरा कंप्लीट कर लियो। ठीक है, ये देखना तुम, अरे एनसीईआरटी में इतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है सारा मेथड, लेकिन बुकलेट अगर होगा तो बुकलेट में तुमको ये मिलेगा। बुकलेट है सबके पास इस चैप्टर का, बोलो। मेटल नॉन मेटल का बुकलेट है तुम लोगों के पास। तो शायद ऑफलाइन नहीं होगा। PDF फॉर्म में है ना, यस सर। तो उसमें तुम लोग देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में ये पूरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का ये पूरा डिटेल में इतना सारा नहीं दिया होगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग बुकलेट में देखोगे तो बुकलेट में रेफर करोगे तो वहां पे मिल जाएगा ये सारा मेथड। हाइड्रोलिक ऑसिंग, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग। तो एक बार बुकलेट से तुम लोग एक बार इस टॉपिक को रीड कर लेना, समझ रहे हो। ठीक है ना, एक बार रीड कर लेना, पूरा थियोरेटिकल ही चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार देख लेना, बाकी लिख लियो ना सब लोग यहाँ तक। Yes. यस सर। चलो बाकी जो 2 स्टेप्स, एक स्टेप हम लोग देख चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बाकी जो 2 स्टेप्स हैं कि कंसंट्रेटेड ओर से हम लोग कैसे मेटल रिकवर करते हैं। ठीक है, मेटल का रिकवरी देखना है हमको कंसंट्रेटेड ओर से, और फिर तीसरे फाइनल स्टेप में मेटल का रिफाइनिंग कैसे कराया जाता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बाकी 2 स्टेप्स जो हैं उसके बाद 2 स्टेप करने के बाद वो फाइनली हमको प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कैसे रिफाइनिंग कराया जाता है। वो बेसिकली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग देखेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी पास करके मेटल को रिफाइन कराया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना बुकलेट से, ठीक है। बुकलेट में थ्योरी दिया हुआ है, एक बार इस टॉपिक को, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स से रिलेटेड इस पार्ट को पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद बाकी इसका जितना चीज बचा हुआ वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, देखो तो एक बार। हम्म, कुछ No, पूछना sir. है किसी भी प्रोसेस में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लो। अभी ये सारे टर्म्स अभी हम लोग नहीं किए हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारा नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो जब हम लोग कंसंट्रेटेड ओर से मेटल का रिकवर और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ये हम लोग अगले क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है। चलो, कुछ पूछना नहीं है ना इसमें किसी को? पूछना है कोई भी? No, sir. चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे हम लोग, ठीक है।